नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में दलित हिंदुओं की हत्या के मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी को बेनकाब करने की कहीं न कहीं कोशिश की, इसको लेकर आरोप लगाया। इस संदर्भ में उन्होंने जिन्ना के जिन का जिक्र किया। सीएम योगी ने बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर लखनऊ में कहा कि जब तक जिन्ना का जिन्न रहेगा तब तक धरती पर अराजकता रहेगी। सीएम ने चेताया कि बांग्लादेश में हिंदू 7% हो गए हैं 22% से। अगर फिर से नरसंहार हुआ तो वो भी खत्म हो जाएंगे। योगी ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, दलितों को काटा जा रहा है, शोषितों को परेशान किया जा रहा है। जिनको मारा जा रहा है वो सभी दलित तबके से हैं, लेकिन दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों पर मौन है। सीएम योगी ने संविधान को लेकर भाजपा के खिलाफ तैयार किए जा रहे नैरेटिव का भी जवाब देने की कोशिश की और कहा कि जो लोग संविधान को लेकर ढोंग रच रहे हैं उन्होंने संविधान में परिवर्तन किया है। योगी ने गुरुवार को कहा था कि बाबर और संबल बांग्लादेश के दोषियों का डीएनए एक है और अब बांग्लादेश में दलितों पर अत्याचार का मुद्दा उठाकर इस संदर्भ में सपा और कांग्रेस की चुप्पी पर भी उन्होंने निशाना साधा और संविधान को लेकर भी सपा को जवाब दिया। दंगाइयों का डीएनए तलाशते तलाशते योगी को अचानक जिन्ना की याद क्यों आई और बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम का यूपी की सियासत से क्या लेना देना, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना कि जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। देखिए, योगी जी ने जो बयान दिया है, योगी जी जो लगातार बयान दे रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह की बात करता है, ना रोजगार की बात करता, ना महंगाई की बात करता, ना परीक्षा में जितने पेपर लीक होते हैं उसको कैसे रोके, ना उनकी बात करता, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम पे है। हिंदुस्तान में एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि ये दिखाया जा सके, हिंदू मुस्लिम किया जा सके और एक कम्युनिटी को पर्टिकुलर टारगेट करके उसके अलग रखा जा सके और चुनाव का फायदा लिया जा सके, राजनीतिक फायदा लिया जा सके, राजनीतिक माइलेज लिया जा सके। किस प्रकार से केंद्र सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर मौन धारण करके बैठी है, क्योंकि मोदी और अमित शाह का मित्र अदानी बांग्लादेश के साथ मिलकर बिजली समझौता करके व्यापार कर रहा है। उसका व्यापार ना प्रभावित हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार ने बांग्लादेश की परिस्थितियों पर आंख मूंद रखी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को और अमित शाह को आईना दिखाने का काम किया है और उनकी पोल खोलने का काम किया है। चलिए, आज भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। उन्होंने देश में रहते बहुत महान काम किए, चाहे वो छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ना हो, दलितों को आगे बढ़ाना हो, पिछड़ों को आगे लाना हो या संविधान लिखना हो। उनके महान कार्यों के लिए उन्हें सदैव हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में याद किया जाता है। आज उन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ बातें ऐसी कही, इसको कहीं ना कहीं अब बयानबाजी हो रही है। खैर, अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया उसके पीछे आशय क्या था। हमारे साथ शिव सिंह भारती बीजेपी से, रोहन जमीर राजनीतिक सलाहकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डीपी यादव समाजवादी पार्टी से, सुनील कृष्ण गौतम कांग्रेस से हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आना चाहूंगा। शिव सिंह जी, जिन लोगों के बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर जिन लोगों के मौन रहने की बात मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, कई वर्षों से भारत की राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और हिंदुओं पर किसी भी तरह का अत्याचार हो, कोई भी बड़ी घटना हो जाए, छोटी घटना हो जाए और उस पर चुपचाप मौन साध लेना, इनको ऐसे लगता है कि हिंदू समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। और हमने वर्तमान में पश्चिम बंगाल में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा है कि जाने कितने ऐसे कस्बे हैं जो वहां के हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में बीच बीच में हम ये भी देखते हैं कि पूरे देश में कहीं ना कहीं अलग राज्य और अलग स्टेट की मांग उठने लगती है। तो इस तरह से जो जिन्ना का एक जिन्न है, जो जिन्ना अपनी प्रवृत्ति यहाँ पर छोड़ के गए हैं और उसी मानसिकता को अपनाकर जिस तरह से देश को तोड़ने का काम किया जाता है, उसी के अंतर्गत राजनीति को दूषित करने का काम किया जाता है। तो ये जो विपक्ष द्वारा इन सभी घटनाओं पर चुप्पी साध लेना,
तो मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री जी ने उसी ओर इशारा किया है। मुख्यमंत्री जी बहुत पहले से इसीलिए कहा कि बांग्लादेश के जो हालात है वहां अगर हमारे हिंदुस्तान में वही हालात रहेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए उनको ये नारा देने की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने वो नारा दिया। तो आज ये जिन्ना का जिन्न है, ये रह रहकर सर उठाने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि आज की जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो उन्होंने वक्तव्य रखे, तो उन्होंने उसका आशय सिर्फ इतना था कि वहां का जो दलित है, वह चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति हो, वहां पर आज पीड़ित है और पीड़ित किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इस सब संबंध में आज मुख्यमंत्री जी ने उन सारी बातों को विस्तार से रखा। तो शिव सिंह जी, सवाल वही विपक्ष पूछ रहा है कि आप तो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, आपके नेता पूरे विश्व में लोकप्रिय है, वो इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? केंद्र में तो सरकार आपकी है। नहीं, बिल्कुल हस्तक्षेप करने की जहां तक बातचीत है तो ये जो घटना, मैं क्या कह रहा हूं, यह जो घटनाएं हो रही हैं वहां की जो डेमोक्रेसी है, वहां का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन ये जो छोटी मोटी जो घटनाएं घट रही है, जो जिस तरह से हिंदू वहां पीटा जा रहा है, जिस तरह हिंदू वहां मारा जा रहा है, तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए आज माननीय योगी जी ने जो वक्तव्य दिया, वो आज हिंदुस्तान को लेकर वक्तव्य दिया कि सरे यहां पर भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, और घटनाएं भी अंजाम दिया भी जाता है, भारत में भी दिया जाता है, तो उस पर विपक्ष चुप्पी साध लेता है, उस पर विपक्ष कोई वक्तव्य नहीं देता। और जहां तक बांग्लादेश की घटना की बात है, तो पूरे विपक्ष में किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता ने आज तक उसकी आलोचना नहीं की, आज तक उसकी निंदा नहीं की। आज मुख्यमंत्री जी ने उसी ओर इशारा किया। ठीक है, जान लेते हैं। डीपी यादव जी, आरोप यह है आप और आपके गठबंधन के जितने भी घटक दल है वो विरोध नहीं करते बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है और पाकिस्तान में जो हिंसा हो रही है उसको लेकर। डीपी यादव, चलिए, लगता है यादव जी की ऑडियो में थोड़ी समस्या आ रही है। सुनील कृष्ण गौतम जी, विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप बांग्लादेश के मुद्दे पर मौन है, पाकिस्तान में जो हिंसा हो रही है बांग्लादेश में भी हिंदुओं पे, उसको लेकर आप कुछ बोलते नहीं है, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सन 1970-71 में भी बांग्लादेश में इसी तरह के हालात थे। उस समय हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने कूटनीतिक स्तर पर कार्य करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का कार्य किया था। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इन्होंने कौन सी कूटनीतिक नीति अपनाई जिससे बांग्लादेश पर दबाव बन सके? क्या कांग्रेस की निंदा करने मात्र से वहां हिंदुओं पर अत्याचार रुक जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी है, इसे धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का पुराना इनका रिवाज रहा है और ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई भी किसी तरह का कोई प्रयास बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने के लिए कोई भी कूटनीतिक और राजनीतिक प्रयास करते हुए वो दिखाई नहीं पड़ रहे। पर सुनील जी, ये हमारी पॉलिसी भी रही है डिप्लोमेटिक की, हम वैसे देखा जाए तो बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि ऐसी मांग ना की जाए। जी, और बांग्लादेश की हिंसा पर इनको इतना अधिक ऐतराज हो रहा है, पर अपने देश में संभल में भी आपने देखा कि किस तरह माइनॉरिटी के लड़कों की हत्या प्रशासन द्वारा कर दी गई। एक ऐसा कार्य इस देश के मुख्यमंत्री ने हमारे किया जो कि बहुत ही निंदनीय है। एक निचली अदालत के फैसले के आधार पर बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए किसी मस्जिद का सर्वे करने की टीम पहुंच जाती है, ये कहाँ का नियम कानून है? इन लोगों के पास विकास और बेरोजगार के मुद्दे नहीं है। आज इस देश की जीडीपी गिरती जा रही है, विकास के मामले में पूरे विश्व में भारत निचले पायदान पर चलता चला रहा है। उन मुद्दों पर ये नहीं बोलते हैं, ये हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। नहीं, पर बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो बात आज उन्होंने कही कि 22% की आबादी 7% पे सिकुड़ गई है, वह अल्पसंख्यकों की और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ना सिर्फ उनका सामाजिक शोषण हो रहा है बल्कि उनसे जो काम कराया जाता है उसके लिए भी उन्हें बहुत कम आमदनी दी जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके साथ हो रही है, पक्षपात हो रहा है वहां पे। देखिए, हिंदुस्तान कूटनीतिक स्तर पर ही इन सब बातों का समाधान खोज सकता है। आप कहिए सिर्फ निंदा करके निंदा मंत्री बन जाए, हम यहाँ पर बैठकर निंदा करें, रैलियां निकालें, उससे बांग्लादेश के हिंदुओं का जीवन स्तर सुधर जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई सही नीति है। ये सिर्फ राजनीति हो रही है, किसी प्रकार का कोई प्रयास
केंद्र सरकार द्वारा नहीं दिखाई पड़ रहा। सुनील जी, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने जब इजराइल और वहां पर पैलेस्टीन में जो हालात बने हुए हैं युद्ध के, उसमें अपने पैलेस्टीन के समर्थन में और उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आवाज उठाई थी। और बात तो वहां भी लागू होती है कि आपके कहने से वहां कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन तब आपने आवाज उठाई थी, पुरजोर विरोध किया था इस बात का कि जिस तरह की इजराइल की कार्रवाई है, बांग्लादेश में कोई भी कांग्रेस का नेता बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का समर्थन नहीं करता है। और हम इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर जो हमला किया जा रहा है वहां पे मुस्लिम भाइयों पर, उन पर उसकी भी मैं उतनी निंदा करता हूं जितनी मैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा करता हूं। चलिए, डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डीपी यादव जी, जो बयान आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर दिया गया कि जिन्ना का जिन ये घातक है, और इस तरह के और भी बयान आया है, और साथ ही साथ विपक्षी दल जो है सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं, मौन रहते हैं उन मुद्दों पर, खासतौर से इस वक्त जो उन्होंने बात छेड़ी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर विपक्ष जो है वो मौन है, इतनी आवाज नहीं उठा रहा पुरजोर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जी अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। आज टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री राम अम्बेडकर करता हूं बिना किसी डीपी जी, आपका ऑडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो है, जी बोलिए, अब स्पष्ट है। आ रही आवाज? जी आ रही आवाज, जी बोलिए। डीपी जी, समय निकल रहा है जी। मैं आज बाबा परिवार दिवस है, आपको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। माननीय को शायद ये केवल इर्ते करते हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। जिन्ना का नाम लिया उनको करते हैं जिन्होंने देश में 20 लाख की कि जो करे थे उनकी तारीफ किया था जिन्ना की, और जिन्ना की मजार पर उन्होंने जो अर्पित करते हुए कहा था कि जिन्ना इस दुनिया के सबसे सेकुलर नेता थे, और उन्होंने बाकायदे विजिटर बुक में लिखा था कि बहुत से लोग अपनी अलग राह बनाते हैं, बहुत से लोग महान बनते हैं, लेकिन जिन्ना ने जिस प्रकार से काम किया था वो अलग ही प्रकार का काम था, वो अलग ही अपनी महानता की इबादत लिखे थे। तो जिन्ना के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किस आदरणीय देश में भारतवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई कदम उठाए। ठीक है रोशन जमीर जी, ये बड़ा दिलचस्प है, एक तरह से कह सकते हैं जी। मैं आऊंगा आपके पास यादव जी, कि अगर भारत पाकिस्तान का मैच हो तो वही इसी तरह का एग्रेशन देखने को मिलता है, और उसी तरह का एग्रेशन तब भी देखने को मिलता है जब बात पाकिस्तान की हो रही हो या फिर बांग्लादेश की हो रही हो, और आज भी कहीं ना कहीं हम ऐसी ही स्थिति देख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं लगातार, क्या कह सकते हैं कि बांग्लादेश की हालातों को लेकर कहीं ना कहीं भारत में एक बार फिर से राजनीति हो रही? अभिषेक जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम दर्शकों के माध्यम से और सारे साथियों को मेरा नमन, और बाबा जी के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। देखिए, ये विषय जो है, माननीय योगी जी ने जो बयान दिया, ये बड़ा कुतार्किक है और बहुत निंदनीय है। पहली चीज आप जानें कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी जब भी वो सार्वजनिक भाषण देते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ होता नहीं। सवाल इस चीज का है कि बांग्लादेश में निश्चित तौर से किसी भी समुदाय के साथ, किसी भी देश में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कोई अगर सरकारी और पब्लिक के तौर पर वहां पर कोई अन्याय होता है तो हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन भारतवर्ष इस मामले में डायरेक्ट सेना तो नहीं भेज सकता ना, हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, कूटनीतिक प्रयत्न किए जा सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि इन्हीं की सरकार राज्य में भी है, इन्हीं की सरकार केंद्र में भी है, भारतीय जनता पार्टी की। तो बयान देने के बजाय इनको ये गिनाना चाहिए था कि उन्होंने वहां के हिंदू भाइयों के पक्ष में क्या निर्णय लिए, क्या एक्शन लिया, क्या कूटनीतिक पहल की।
सब चीज का दोषी विपक्ष थोड़े होता है, सत्ता इनके हाथ में है। तो इनको ये बताना चाहिए ना कि वहां पर अगर अन्याय हो रहा है तो हमने उनके विरोध में ये काम किया है, ये कूटनीतिक पहल की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमने मंचों पर हमने इस बात को उठाया है। एक चीज। दूसरी चीज, एक चीज बड़ी विनम्रता पूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि आपके स्तर की वो बात नहीं है, आप राज्य के नेता हैं, अपनी औकात भी जानिए ना, थोड़ा सा अपनी लिमिट जानिए सबसे पहले कि आपको किन मुद्दों पर बोलना चाहिए। आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए, अब कोई पार्षद अगर है, कोई वार्ड मेंबर है, वो बांग्लादेश की और पाकिस्तान की, अमेरिका की ही बात करेगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी और गृह मंत्री जी किस बात के लिए बैठे हुए केंद्र में, उनके स्तर की बात है, वो बयान देते तो समझ में आता। ये तो शुद्ध भड़काऊ भाषण है एक। दूसरी चीज है कि आपके उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 महीनों में दंगों की बाढ़ सी आ गई है। आप अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय के पिछड़े लोगों को, जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनके साथ कितना न्याय कर दिया आप जी। हाथरस में जिस दलित बेटी की हत्या हुई थी बलात्कार करने के बाद, रात में सौदाह करवा दिया गया। हिंदू धर्म में कहीं भी सूर्यास्त के बाद क्या कहीं किसी जो है धर्म ग्रंथ में लिखा गया है कि किसी महिला का दाह संस्कार बिना उसके जो है सूचना के कर दिया जाए, रात में कर दिया जाए क्या? आप उन चीजों से अपना दामन बचाने के लिए इस तरह से बेतुके मुद्दे आप उठाते हैं ताकि देश की जनता आपसे ये ना पूछ सके कि उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति क्या है। जी। 70 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं और उनके पेपर लीक हो चुके हैं, उस पर कौन सी जांच आपने बैठा दी? आप इन चीजों से जान छुड़ाने के लिए इस तरह के उल्टे सीधे बयान देते हैं। सवाल इस बात का एक चीज का होता है, अभिषेक जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम चीजें जानते हैं कि एक स्तर है, मुख्यमंत्री के स्तर का आदमी अब डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलेगा तो ये उचित ही नहीं है ना, कोई बात नहीं होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, गृह मंत्री जी बैठे हैं, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं, भारत का विदेश मंत्रालय है बाकायदा, इन बातों का संज्ञान लेने के लिए। अब कोई हर सांसद विधायक सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को कोसता रहे और अपने क्षेत्र का काम न करे, ये तो वैसी हास्यास्पद बात है ना। रोशन जी, जो एक और आरोप जी बताएं। एक और आरोप जो लग रहा है, विपक्ष में लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की इस तरह के मुद्दों पर, ठीक है, आपने जो बात कही सही है कि ये कूटनीतिक मामला है और हस्तक्षेप केंद्र को करना चाहिए, लेकिन इन मामलों में एक नेता के तौर पर, समाज से जुड़े नागरिक के तौर पर, क्या विपक्ष ने एक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की है, क्या चुप्पी साधी हुई है जो आरोप लगा रही है बीजेपी? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं अभिषेक जी। मैं बड़ी जो है स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले इस पॉलिटिकल सिस्टम के लिए दोषी है, विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। जब विपक्ष, आज का विपक्ष जब कभी सत्ता में था तो उसने भी यही खेल किया हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना तो क्या है कि अभी पिछले दिनों में टीवी डिबेट में था तो संभल की घटना पे चर्चा हो रही थी, तो जितने लोग बोल रहे थे, कोई बोल रहा था कि मुसलमान मारा गया, कोई बोल रहा था कि देशद्रोही मारा गया, तमाम चीजें। हमने एक विनम्रता पूर्वक एक बात कही थी कि अरे भाई, किसी भी दंगे में क्या जो मृतक है उसको भारतीय कह के या हिंदुस्तान के एक नागरिक कह के संबोधित नहीं कर सकते क्या? हर चीज में यही दृष्टिकोण देखना है। एक पार्टी उसे हीरो बनाने पे तुली रहती है, दूसरी पार्टी उसे खलनायक बनाने पे तुली रहती है। सवाल इस बात का है कि जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, भारत का कोई नागरिक मरता है ना, भारत के संविधान के तहत जो उसके अधिकार है उसका हनन होता है ना। तो इस बात की अगर चर्चा विपक्ष, जब तक विपक्ष में है तब तक तो इस बात में चर्चा करता है, वही दल जब सत्ता, यही भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों की बात किया करती थी, कांग्रेस के खिलाफ इसने जड़ उखाड़ने का आंदोलन चलाया और जनता के हितों की बात। आज जब सत्ता में आप बैठ गए हैं तो एक धर्म विशेष के, एक समुदाय विशेष के, एक देश विशेष के लिए आप जो है आक्रामक होते जा रहे हैं और अपने ही लोगों को, वही गलती आप कर रहे हैं जो पाकिस्तान में, देखिए, नफरत का अंजाम नफरत में होता है। पाकिस्तान का जन्म भारतवर्ष के नफरत के खिलाफ हुआ और उन्होंने नफरत से भारत का तो कुछ नुकसान नहीं किया, लेकिन वहां की जनता को सड़कों पर ला दिया और कम से कम 3 से 4 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लेवल के लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया। वही नफरत भारत के संस्कृति में कभी नहीं थी, लेकिन ये लोग जो जहर बो रहे हैं समाज में, इससे अंततः पाकिस्तान का या बांग्लादेश का नुकसान हो या ना हो, लेकिन भारतवर्ष का नुकसान सदियों तक यहां का जनमानस इसे भुगतेगा। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। हम बंटेंगे तो कटेंगे, इसमें बुराई नहीं है, लेकिन बंटना सिर्फ हिंदुओं को नहीं है या मुसलमानों को नहीं है, भारतीयों को नहीं बंटना है।
ये संविधान ये बात होनी चाहिए वाकई में कि महत्वपूर्ण पूरे बात है। भारतीयों को एकजुट रहना है। शिव सिंह जी थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि अब जिन्ना का जिक्र हुआ है तो बात कर लेते हैं कि कहां से इनका उद्गमन हुआ, किस तरह से देश का बंटवारा, क्योंकि आज एक लंबा भाषण उन्होंने इस विषय पर दिया था कि उस वक्त जब चुनाव हुए थे प्रोविंसेस में और पूर्वी प्रांत में, बंगाल प्रांत में और पश्चिमी प्रांत में सबसे ज्यादा सीटें जो है मुस्लिम लीग को तब मिली थी। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था। दरअसल कुछ सेलेक्टेड मुसलमानों ने वोट दिया था जिनके पास जमीन थी, यानी एक अमीर वर्ग था जिनको ये सपना दिखाया गया कि आपका अपना धर्म होगा, आपका अपना राज होगा, एक ऐसा पाकिस्तान हम बनाएंगे। और उसमें मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम, गरीब मुस्लिम ने वोट नहीं दिया था। जिन लोगों ने वोट दिया था, उस मानसिकता को जो मुस्लिम लीग और जिन्ना ने आगे बढ़ाया था, वो बहुत अलग है। आज जब इस पर बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सबको एक कर देते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे राइट, मेरे ख्याल से हम में से कोई नहीं भूला होगा कि किस तरह का नरसंहार शुरू हुआ था बंगाल से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश ने देखा था किस तरह के हालात बने थे। और ऐसे में आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि क्या इस तरह की चीजों पर, इस तरह की मानसिकता पर हमें कुठाराघात करना चाहिए कि इस तरह की बातें हों ही ना। हम क्यों बात करें कि मरने वाला जो है, जैसा कि कह रहे थे रोशन जमील जी, कि उसका धर्म क्यों देखे, उसकी जात क्यों देखे। हम तो ये देखें ना कि वो घटना ही गलत है। एक मासूम बच्चा जो घर से काम करने निकला था वो मर गया। भले ही हो सकता है कि वो किसी मानसिकता का शिकार हो, किसी विचारधारा का प्रेरित हो, लेकिन स्टिल ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अभिषेक जी भी, रोशन जमीर जी ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन आप देखिए कि उस समय भी मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट किया गया और मुस्लिमों के द्वारा ही किया गया। उसमें गरीब मुसलमान ने किया है, किसने किया, वह विषय तब का विषय है। सर इट इज हिस्टोरिक, आई एम टेलिंग यू दैट वाई कि रूल था ये कि जिनके पास जमीन है वो वोट कर सकते हैं, तो अमीर ही के पास जमीन होगी ना सर। जी बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूं मुस्लिम लीग के पक्ष में उस समय भी वोट किया गया, क्योंकि योगी जी ने भी कहा कि विभाजन के लिए किया। दलित जो है शिकार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उन्होंने जिक्र किया। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आज भी अगर देखो तो गरीब और शोषित और वंचित लोग ही प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जब दलितों की बात आज मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, उन्होंने तमाम योजनाओं की बात करी, लेकिन एक भी बार रोजगार को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। आरक्षण रोजगार के लिए था, बराबरी के लिए था, पर क्या वो बराबरी मिली है आज? सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में। अभिषेक जी, आज संविधान के निर्माता है, उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, और उस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उन्होंने वास्तव में इतिहास के विषय को भी छेड़ा, और वर्तमान में उस इतिहास से जो भी चूकें हुई हैं, जो भी हम लोगों से भूल मिली है, उसको छेड़ने का प्रयास किया, और उसका उन्होंने जिक्र किया। और देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कोई राज चलते पार्षद नहीं है, और वो कोई आम इंसान नहीं है। और इसी देश में हमने देखा ऐसे, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वह इस देश के नागरिक भी हम भूल जाते हैं, और यहाँ पर ऐसे कई दलों के नेता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो फिलिस्तीन का झंडा लेके उठ के खड़े होते हैं और संसद में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। देश की राजनीति बहुत दिलचस्प है सर। अगर हम बात करें 20 मार्च 1927 महार चवदार तालाब आंदोलन, जब 5000 लोग तालाब से पानी पीने गए थे अछूत, और तब क्या हुआ था, मैं याद है कि सवर्ण ब्राह्मणों ने जाकर वहां पर गोबर और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया था। कुछ ऐसा ही हमें तस्वीर देखने को मिली थी कन्नौज में, जब अखिलेश यादव मंदिर में दर्शन करने के लिए गए और वहां पर आपके पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए गंगा जल से शुद्धिकरण करने के लिए। क्या ये होना चाहिए? यह अजीब नहीं लगता? तो कन्नौज की घटना का और जिक्र कर दीजिए कि अंबेडकर जी के नाम की पटका लगी थी मेडिकल कॉलेज में, और उसको उन्होंने उतार कर लात और जूतों से उस पर मारने का काम किया। ऐसी घटनाओं का भी जिक्र करना चाहिए। और मैं जहां तक कहता हूं कि समानता की बात, आज मानो अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है, हम समानता की बात करते हैं, हम हर तरह की समानता की बात करते हैं, और जब बात होगी तो कहीं भी जमींदार प्रताड़ित नहीं होता, दलित और शोषित वंचित भी प्रताड़ित होता है। और दलित शोषित वंचित की अगर आज उन्होंने माननीय योगी जी ने जिक्र किया, तो ऐसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रदेश के पश्चिम में ऐसे कितने शहरों में हालात है कि वहां पर हिंदू पलायन कर गया, और कौन हिंदू था वो, उसकी क्या जाति थी। यह जात का विषय नहीं है अभिषेक जी, विषय सिर्फ इतना है कि वो जिस तरह के बांग्लादेश में हालात है, और उसी को इंडिकेट करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सहारनपुर और जाने कितने ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हो चुके हैं, और वहां पर ऐसे हालात मिलते हैं। वहां पर इसीलिए उन्होंने कहा कि बार बार जिन्ना का जो भूत है वो निकल के आता है, जिन्ना का जिन्न बार बार निकल के आता है और चीजों को खराब करने का प्रयास करता है। बात होनी चाहिए, धर्म संभाव की बात होनी चाहिए, लेकिन बात दोनों तरफ से होनी चाहिए। मैं और दूसरी बात, जिस विपक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश के मसले पर मौन है, क्या बीजेपी मौन नहीं है पैलेस्टीन के मसले पे? जब पैलेस्टीन और हमास में कोई फर्क ही नहीं समझती है बीजेपी।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल समझ, मैं तो कह रहा हूं, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं। वहां पर जिस तरह से फलस्तीन और इजराइल के हालात है, वहां पर आप देखिए, आपने एक वो देश का झंडा उठा रखा है और दूसरे की तरफ आप देख रहे हैं। आप उसको अगर बांग्लादेश की घटना को इजराइल की और उसकी फलस्तीन की घटना से अगर मैच करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। आज के समय के जो हालात है, आज किन परिस्थितियों में वहां पर हिंदू समाज का व्यक्ति टारगेट किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो उसी तरह के हालात उत्तर प्रदेश के अंदर भी है। देश में ऐसे कई जिले हैं जहां पर इस तरह के हालात बने। तो मैं फिर कह रहा हूं कि वहां की घटना का जिक्र करते हुए आज माननीय योगी जी ने इस चीज को इंडिकेट करने का प्रयास किया है कि ऐसी घटनाएं रोकी जानी चाहिए और उनकी पुनरावृत्ति ना हो। जिस तरह का जिन्ना का जिन्न बाहर निकल के बार बार आता है इस देश में। मैं समझ रहा सीमित है। एक चीज बड़ी दिलचस्प लगी, उन्होंने धर्म को लेकर बात की अपने इस भाषण में, और उन्होंने कहा था ये हैदराबाद को लेकर कि जितने भी दलित हैं, अंबेडकर जी के लेटर का जिक्र करते हुए कहा था कि जितने भी दलित हैं वहां हैदराबाद से निकल के महाराष्ट्र की ओर चले जाए, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन ना करें। इस बात की उन्होंने सराहना की, पर वो ये बात भूल जाते कि यही वो अंबेडकर हैं जिन्होंने 3,65,000 नागपुर में लोगों को हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म की ओर शिफ्ट करा था, क्योंकि वो हार मान गए थे कि इस व्यवस्था में हमारा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए अंबेडकर जी बड़े चिंतन और मनन करने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह बौद्ध धर्म में जाए। आप देखिए, बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की कट्टरता नहीं है, और वो जब बौद्ध धर्म में गए तो अब सारे धर्मों का अनुपालन करते हुए, सारे धर्मों के विषय में बारे में बहुत उन्होंने जानकारी करके ही बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। ये भी हम क्यों भूल जाते हैं। जी, एक दिन पहले उन्होंने संभल में ये बयान दिया था कि जो भी भगवान राम में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो कट्टर दुश्मन है, उनसे दूरी बनाओ। तो श्रद्धा और सम्मान में एक बड़ा अंतर होता है। सम्मान ये होता है कि आपका धर्म है, आपकी जो भी स्थान है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन श्रद्धा में अगर आप एक मुसलमान से पूछेंगे तो वो कहेगा उसे अल्लाह में श्रद्धा है। किसी पंजाबी से पूछेंगे वो कहेगा मुझे गुरु ग्रंथ साहिब में श्रद्धा है। किसी जैन से बोलेंगे तो वो बताएंगे कि हमारे जो गुरु हैं हमें उन पर श्रद्धा है। सिख से पूछेंगे तो वो गुरु ग्रंथ साहिब बोलेंगे, ईसाई से पूछेंगे तो वो जीसस बोलेगा। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट कॉन्ट्रडिक्टरी? अम्बेडकर जी का जो संविधान है वह अपने अपने धर्म का अनुपालन करने का पूरी इजाजत देता है, और इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो अपने धर्म का आपसे एक ही सवाल है जो बीजेपी ने सीधे तौर पर लगातार आक्षेप लगाया है कि आप संविधान हाथ में लेते हैं लेकिन ढोंग करते हैं, जबकि जब आप ताकत में होते, जब आपके पास पावर होती है, जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए आप उठाते नहीं है। विपक्ष में आप हाथ में संविधान लेके बात करते हैं। देखिए, पिछले चुनाव में इनके बड़े नेताओं ने ये बयान दिया खुलेआम, हमें आप 400 सीट दे दीजिए, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। क्या कभी किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरह का कोई बयान दिया? ये लोग पूरी तरह से सुनिए जी, बयान से ज्यादा बढ़कर बोल रहा हूं, इतना लंबा कार्यकाल आपका देश में रहा है, उसके बाद अगर आप संविधान की प्रतिलिपि हाथ में लेके कह रहे हैं तो फिर सवाल तो उठते हैं ना कि आपने कितना, इतने लंबे समय तक आप रहे, आप सरकार में रहे, आपने क्या किया? किसने किया? कांग्रेस ने किया। किसने किया? सबसे ज्यादा सरकार में रहने वाली कांग्रेस, और उसने 2013 में आप देख लीजिए कितने संशोधन किए। तो संशोधन करने वाले आप, प्रियम्बल में संशोधन, आपने तो प्रस्तावना में संशोधन कर दिया। आप संविधान को के लिए बात करते हैं। सुनिए जी, जल्दी से 30 सेकंड। संवैधानिक संशोधन और मौलिक अधिकारों पर हस्तक्षेप, दोनों बड़ा अंतर है। ये सरकार इस देश के व्यक्ति को, आम आदमी के मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रही है, उनके बोलने की आजादी छीनने का प्रयास कर रही है, उनके पूजा के अधिकार को छीनने का प्रयास कर रही है। इस देश पर संघ और मनुवाद का एक संविधान लागू करने का प्रयास कर रही है। आज कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी हुई है। सर, कौन रोक रहा है? मुझे तो कभी कभी लगता है सारी बातें हवा में हैं। आज मेरे ख्याल से शुक्रवार है, आज जो व्यक्ति आराम से नमाज अदा कर पा रहे हैं, हर कोई अपने धर्म का पालन कर पा रहा है। इतने विविध देश में कहा कि संभल में उन्होंने बयान दिया कि जो राम का नहीं वो किसी का नहीं है, जो राम की पूजा ना करे उसको मारो। इस तरह का बयान देने वाले लोग ही उसके विरोधी हैं, इस संविधान के। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। मैं का माफी चाहता हूं, चर्चा को ये रोकना पड़ेगा, समय अब इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बयानों का सिलसिला जारी है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर काफी सारे बातें कही कई नेताओं ने, लेकिन जाहिर तौर पर याद रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की है इस देश को बनाने के लिए, और हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हम इस देश को बेहतर दिशा में लेके जाए। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।